में राज्य भर के बूथ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कानपुर के निराला नगर में बूथ और मंडल प्रमुखों का सम्मेलन है। बूथ सम्मेलन में करीब 25,000 बूथ प्रमुख और जिला और प्रदेश के अधिकारी शामिल होंगे। अमित शाह का दूसरा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन लखनऊ में होगा। अमित शाह के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 3 बजे लखनऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, उससे पहले कानपुर में लगभग 25,000 जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे। एक नई जान फूंकने की कोशिश अमित शाह की, जो विधानसभा में जो रिजल्ट रहा, बीजेपी का बढ़िया प्रदर्शन रहा, उसी को दोहराने की कोशिश लोकसभा में भी होगी। तो अमित शाह कानपुर में करेंगे आज कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात, उसके बाद लखनऊ में करेंगे। हमारे सहयोगी विजय मिश्रा हमसे जुड़ गए ज्यादा जानकारी लिए हुए। विजय, अमित शाह जिस तरीके से गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो गया है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आ गई हैं, उसको देखते हुए बहुत जरूरत है कि अमित शाह बिल्कुल एक नई जान फूंके, कार्यकर्ताओं में जोश भरे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमोरलाइज जरूर होंगे जो भी आंकड़े एग्जिट पोल्स में निकल कर आ रहे हैं या जो भी कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस समय कि अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से यहाँ पर जिंदा करें, एक बार फिर से उनके अंदर ऊर्जा का संचार करें, क्योंकि जब पिछली सरकारें थी उस समय थोड़ा आसान था, लेकिन जब आप खुद सरकार में होते हैं तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि इस समय 2 क्षेत्रों में पूरा कार्यक्रम लगा है, एक बुंदेलखंड क्षेत्र में और दूसरा अवध क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में करीब 10 लोकसभा सीटें आती हैं और अवध क्षेत्र में करीब 13 लोकसभा सीटें आएंगी। सबसे पहले बुंदेलखंड क्षेत्र यानी कानपुर में उनकी पहली सभा रखी गई है और यहां पर करीब 21,000 बूथ प्रमुखों के साथ उनकी मुलाकात है। यहां पर सीधे उनको जानकारी देंगे कि किस तरह से उन्हें जाना है लोगों के बीच में, किस तरह से कौन कौन से मुद्दे रखने। और एक प्रमुख मुद्दा इस बार जरूर मेरी जो सूत्र बता रहे, जो जानकारी आ रही है कि किस तरह से वो ये बताएंगे कि राम मंदिर को लेकर के सरकार ने क्या क्या किया और कांग्रेस ने किस तरह से अड़ंगा लगाया। इसे जाकर के घर घर में बूथ प्रमुख बताएं। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1,62,000 बूथ है और इसमें करीब 1,40,000 बूथों पर पिछली बार ही तैयारी इस बार कर ली थी अमित शाह ने। और इस बार कहा जा सकता है कि अब एक बार फिर से उन्हीं बूथों को जगाने की कोशिश है। अब देखना यह है कि वो बूथ प्रमुख कितना जागते हैं। लेकिन आज करीब 11:30 बजे और 2:30 बजे 2 कार्यक्रम है, एक कानपुर में है, दूसरा लखनऊ में है और दोनों ही जगहों पर। हाँ विजय, एक बात और भी है ना कि लड़ाई जो है वो बीजेपी की कांग्रेस से कम है, क्योंकि कांग्रेस की कोई खास जमीन उत्तर प्रदेश में है नहीं। लड़ाई जो है वो गठबंधन के साथ है, बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा है। सही कहा आपने कि गठबंधन के साथ भी है और प्रियंका के आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनके लिए थोड़ा बहुत चैलेंज जरूर यहां पर सामने रखेगी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही कि शायद कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा इस गठबंधन को लेकर के प्रियंका के मैदान में उतरने के बाद, क्योंकि इस बीच अखिलेश यादव की भी बयान में काफी परिवर्तन आया है। तो कई सारे चैलेंज जो है वो अमित शाह के लिए है। हालांकि जब पिछली बार वो सरकार में नहीं थे, मैं 2014 की बात कर रहा हूं, जब वो सरकार में नहीं थे तो ये काफी आसान था उनके लिए, लेकिन अब वो उनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि काफी लोगों की जो चाहे उनके कार्यकर्ता हो चाहे उनके वो नेता हो, वो चीजें उनकी पूरी नहीं हुई है, वो कुछ नाराज भी हैं। कई विषयों को लेकर के खुद उनके लोग नाराज हैं, उनके सहयोगी दल नाराज हैं, उनके कार्यकर्ता नाराज हैं और ऐसे में काफी बड़ा चैलेंज लेकर के वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि इसकी सबसे पहली शुरुआत बुंदेलखंड से हो रही है, यानी कानपुर से हो रही है और दूसरा आज लखनऊ में ही करीब 2:30 बजे है। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में भी उनके बूथ प्रमुखों के साथ बाकायदा इस तरह की मुलाकात और इस तरह के मंत्र देने का वो काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या इस ऊर्जा के साथ उनके कार्यकर्ता जागते हैं कि नहीं जागते हैं, क्योंकि जो निराशा कार्यकर्ताओं से मेरी बात करके हुई है इससे काफी मुश्किल भरी, यानी कहा जा सकता है पिछली बार से भी ज्यादा बहुत आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में है तो प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन गुजरात पर है। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के सूरत और दांडी के दौरे पर है। सूरत में वो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सूरत में एक अस्पताल की नींव भी रखेंगे। पीएम शाम में न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं के साथ भी बातचीत करेंगे। 4 बजे दांडी पहुंचेंगे। सूरत में हवाई अड्डे पर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला 1:30 बजे लगभग वो रखेंगे। 2:15 बजे सूरत में अस्पताल की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 4 बजे दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
7:15 बजे इंडोर स्टेडियम से न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं के साथ वो बातचीत करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत की थी स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, और अब आज वो युवाओं के यूथ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे, युवाओं से बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो युवा वोट बैंक है उस पर भी नजर है। सूरत को जो सौगातें मिलने जा रही हैं वो ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई अड्डे पर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी जाएगी। 25,500 वर्ग मीटर में बन रहा है ये टर्मिनल भवन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर इसको बनाया जा रहा है। टर्मिनल भवन के निर्माण में करीब 353 करोड़ की लागत लगाई जाएगी। सौर ऊर्जा और एलईडी के इस्तेमाल से पर्यावरण फ्रेंडली ये इमारत बनाई जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद यह स्मारक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दांडी में 110 करोड़ रुपए के खर्च से 15 एकड़ में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक बनाया गया है। इसको बनाने में करीब 110 करोड़ की लागत आई है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अरविंद शर्मा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। अरविंद, अमित शाह उत्तर प्रदेश में कमान संभाल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गढ़ गुजरात आज पहुंचे हुए हैं और कई चीजों की वो नींव रखेंगे, कई का उद्घाटन करेंगे। तो इसको हम 2019 से जोड़कर देखें। ज्यादातर पर शोभना दूसरा दौरा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन के बाद गुजरात का ये दूसरा दौरा है और प्रधानमंत्री आज दक्षिण गुजरात में है। दक्षिण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों में अच्छी पैठ बनाई है। ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, तो आज मौका भी है और दस्तूर भी है। प्रधानमंत्री एक साथ कई चीजों काम एक साथ करेंगे। आज दांडी में नमक सत्याग्रह को लेकर जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा सूरत में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और भी कई योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन करना है। तो एक साथ कई चीजें हैं जो प्रधानमंत्री आज दक्षिण गुजरात को समर्पित करेंगे। और इसके अलावा चुनावी साल भी है, तो प्रधानमंत्री उसके लिहाज से भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दक्षिण गुजरात पर कब्जा जमाने की कोशिश भी पार्टी की तरफ से हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सूरत को कई सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएंगी। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, दक्षिण गुजरात में कांग्रेस की पहले जमीन बहुत मजबूत होती थी, लेकिन उसमें पैंट बीजेपी ने लगा ली और लगभग चौथा टेन्योर अब चल रहा है बीजेपी का। ऐसे में दक्षिण गुजरात को साधने की कोशिश, उस मजबूती को बनाए रखने की कोशिश प्रधानमंत्री के द्वारा आज भी की जाएगी। और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको दे दें। लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। बीजेपी को हराने के गणित के बारे में इस बार ताजा बयान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दे दिया है। शरद पवार ने कहा है कि आज देश की जो स्थिति है उसे देखते हुए अगले चुनाव के लिए एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश की जा रही है। मिलकर चलने की शुरुआत टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कर दी है। महाराष्ट्र के बारे में शरद पवार ने कहा है कि विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बीजेपी को हराया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, वहां कांग्रेस एनसीपी मिलकर उनको विकल्प दे रही है। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव को सहयोग देंगे तो वहां बदलाव होगा। जिस राज्य में जिस पार्टी का वर्चस्व है वहां हम सहयोग देंगे। तो एनसीपी के नेता शरद पवार का बड़ा बयान और ममता बनर्जी को विपक्ष को एकजुट करने का क्रेडिट देके कहीं न कहीं वो कांग्रेस को निशाने पर लेना चाहते हैं। बीजेपी को हटाया जा सकता है, विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का पूरा क्रेडिट उन्होंने ममता बनर्जी को दिया। उनका साफ साफ कहना है कि जिस भी स्टेट में यानी जिस भी प्रदेश में जो भी लोकल पार्टी स्ट्रांग है उसके साथ मिलकर मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ उतरना चाहिए और जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, शरद पवार ने गठबंधन को लेकर सारा क्रेडिट ममता बनर्जी को दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ही लामबंद किया और प्लेटफॉर्म दिया, तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस को निशाने पर लेने की कोशिश के रूप में इस बयान को देखा जा सकता है? और देखिए, इसके मायने कई हो सकते हैं शोभना। इसका साफ मतलब है कि राहुल गांधी को पीएम का दावेदार शरद पवार नहीं मानते। जबकि शरद पवार से जो लगातार पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को पीएम का दावेदार मानते हैं, पीएम का दावेदार कौन होगा, उनका साफ कहना था कि 2004 में भी ऐसी तमाम बातें हुई थी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद तय हुआ था। और मनमोहन सिंह की जो पीएम की बात सामने आई थी वो उनके घर पर ही
बात हुई थी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री का दावा उनका उम्मीदवार बनाया गया था। तो यह जाहिर सी बात है, कहीं कहीं इस बात को उन्होंने अलग तरीके से पेश करते हुए कहा और इसका साफ मतलब समझ सकते हैं कि राहुल गांधी उनको पीएम पोस्ट के लिए कम से कम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या वो उसको स्वीकार नहीं करते। इसीलिए उन्होंने ममता बनर्जी का हवाला देकर कहा कि ममता बनर्जी जितने भी थर्ड फ्रंट है, जितने भी और तमाम लोग महागठबंधन को सामने लाने की वो बात कर रही है और एक साथ लोग ला रहे हैं। और उन्होंने कहीं के तमाम गणित दिखाए, पूरे राज्यों के गणित दिखाया, देश भर के तमाम जो राज्यों के गणित दिखाए, किस तरीके से अगर तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो बीजेपी का विरोध कर सकती है, जो बड़ी पार्टियां हैं उनके साथ में कैसे कांग्रेस एनसीपी साथ दे सकती है, कैसे और अन्य पार्टियां उसमें कैसे अन्य पार्टियां साथ दे सकती है। नहीं, कहीं कहीं पूरा उन्होंने गणित दिखाया कि किस तरीके से अगर सब पार्टियां एक साथ मिलती हैं तो बीजेपी को पूरी तरह से हरा सकती हैं। और इसीलिए उन्होंने यह सब बातें कही हुई है कि किस तरीके से अगर हम लड़ते हैं, ममता बनर्जी की बात करें, यूपी में मायावती और अखिलेश की बात करें, तमाम ऐसी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां अगर वो एक साथ आ जाती हैं तो जरूर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसीलिए ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि शरद पवार ने क्या कुछ कहा है चुनाव को लेकर। आपने देखा है कि अभी रिसेंटली 18-19 तारीख को हम नॉन बीजेपी लीडर्स कलकत्ता में इकट्ठा हुए। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इनिशिएटिव ले लिया और एक विकल्प किस तरह से हम दे सकते हैं हर राज्यों में, इस पर हम लोगों ने बात की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने और हमारे साथियों ने एक बात साफ कही कि आज नेशनल लेवल पर एक अल्टरनेटिव वहां देने की स्थिति हमें लगती है, मगर राज्य की जो हर राज्य की स्थिति है वो मद्देनजर रखते हुए राज्य में हम बीजेपी सोशल्स को हम एक प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं तो शायद इसका लाभ बीजेपी को दूर करने के लिए हम सब लोगों का हो जाएगा। कोई कितना इकट्ठा हो जाए, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इकट्ठी। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए और आपको याद दिला दें कि 10:45 पर पहली बहस देखना मेरे साथ ना भूले। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। क्या बीजेपी ने 2019 से पहले मास्टर स्ट्रोक मार दिया है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर कि जो अविवादित जमीन है वो सौंप दी जाए पक्षकारों को।